बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ हिफ्ज़ा तबस्सुम, योर केमिस्ट्री टीचर। और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आजकल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के जो हैं वो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने कहा था कि हम रेगुलर क्लास में करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था आयरन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टील के बारे में। स्टील भी हमारे पास आयरन का एक अलॉय है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.25 से 2.5% तक होती है। इसके अलावा इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो पहले हमारे पास है माइल्ड स्टील। इसमें परसेंटेज कार्बन की होती है 0.1 से 0.2% और ये सॉफ्ट होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। मेलेबल एंड डक्टाइल मतलब क्या है कि इसको हम विदाउट ब्रेकिंग जो है वो शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम वाइट्स बना सकते हैं। इसको हम फोर्क्ड कर सकते हैं। अब ये फोर्क्ड क्या होता है कि हैमरिंग और प्रेसिंग के प्रोसेस से, यानी कि जब स्टील बिल्कुल गरम गरम होता है तो उसके अंदर हैमरिंग और प्रेसिंग के प्रोसेस, यानी कि प्रेस करके या उसको हैमर करके हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने कल आयरन के अंदर भी पढ़ा था कि जब वो जो हमारा मिक्सर होता है वो जब गरम गरम होता है तो उसको हम जो है वो हैमर कर लेते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर। सॉरी। इट इज़ यूज इन मेकिंग ट्यूब्स, नट्स, बोल्ट्स, बार्स एंड बॉयलर प्लेट्स। ठीक है, हमारे पास ये जो बॉयलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बॉयलर्स भी होते हैं और जो है वो दूसरे गैस बॉयलर्स भी होते हैं जिनको हम आम स्टोव पे जो है वो यूज़ करते हैं। उनकी प्लेट्स बनाने में यूज़ होता है, बोल्ट्स बनाने में यूज़ होता है, नट्स बनाने में यूज़ होता है। ये वो टर्म्स हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी। बोल्ट्स और नट्स कहाँ लगे होते हैं? जहाँ पे अक्सर कोई पेच वगैरह लगा हो, या मैकेनिक्स की जो अगर आप देखें, मशीनरी वगैरह देखें तो उनमें ये चीज़ें लगी होती हैं। बार्स और ट्यूब्स बनाने में यूज़ होते हैं। मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है? इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.2 से 0.7% है और ये माइल्ड स्टील की निस्बत थोड़ा सा हार्ड होता है। ये भी डक्टाइल और मेलेबल होता है और इसको हम रेल्स, एक्सेल्स और कास्टिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। रेल्स कहते हैं जो पटरियाँ होती हैं हमारी, रेल की पटरियाँ वगैरह, इस तरह की पटरियाँ बनाने में यूज़ होता है। कास्टिंग और एक्सेल, ये कास्टिंग होता है कोई भी सांचा या शेप बनाना। आपको पता है कि अक्सर हमें जैसे केक्स हम बनाते हैं तो हमें डिफरेंट शेप्स के सांचे मिलते हैं बाज़ार से। अगर आप लोगों ने बेकिंग की हो या देखी हो कभी, तो केक को एक स्पेशल किस्म के पैन में बनाया जाता है और वो जो पैन होते हैं, वो जो सांचे होते हैं डिफरेंट शेप्स के, जैसे बिस्किट्स के भी होते हैं, उनके बनाने के तौर पर यूज़ होगा। और एक्सेल जो है ये आपने वॉशिंग मशीन आप देख लें, उसमें वो जो गोल घूमने वाला लगा होता है उसको भी एक्सेल कहते हैं। एक्सेल वॉचेस भी होती हैं। ये मशीनरी का एक पार्ट है। ठीक है, आपको अगर समझ ना आए इसकी उर्दू मीनिंग की तो आपके पास अगर थोड़ा सा नेट अवेलेबल हो तो आप लोग इसको जो है वो गूगल पे लिख के देखिएगा। आपके जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर नेट नहीं है, आप नहीं सर्च कर सकते तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो व्हाट्सएप कर दूँगी। आगे है हमारे पास हाई कार्बन स्टील। 0.7 से 1.5% कार्बन कंटेंट होता है इसका। ये भी हार्ड होता है और इसको भी हम हैमरिंग और प्रेसिंग की मदद से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फोल्ड कर सकते हैं। कब? जब इसका कार्बन कंटेंट 1% से कम होगा। जिसका कार्बन कंटेंट 1% से ज़्यादा है हाई कार्बन स्टील में, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम हैमरिंग और प्रेसिंग के प्रोसेस से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता है? ये टैप्स, हैमर्स, डाइज, कटिंग टूल्स, मशीन टूल्स, हार्ड स्टील पार्ट्स ऑफ मशीनरी और हर तरह का इंजन बनाने में यूज़ होता है। और जो स्टील होता है वो इंटरमीडिएट होता है कार्बन कंटेंट में बिटवीन कास्ट आयरन एंड रोट आयरन। हमने ये बात की थी ना कि स्टील क्या है? आयरन का एक अलॉय है। तो आयरन में जो कास्ट आयरन और रोट आयरन का कार्बन कंटेंट है, उनके इंटरमीडिएट स्टील का जो है वो कार्बन कंटेंट होता है। स्टील क्या है? आयरन का एक अलॉय है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि स्टील का कार्बन कंटेंट जो है वो रोट आयरन और कास्ट आयरन के इंटरमीडिएट होता है, यानी कि इसको हम कास्ट आयरन से भी बना सकते हैं, इसको हम रोट आयरन से भी बना सकते हैं। अगर हम कास्ट आयरन से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कार्बन कंटेंट अलोंग विद अदर इम्प्योरिटीज़, कौन कौन सी? सल्फर, फॉस्फोरस और सिलिकॉन, इनको रिमूव कर देंगे। और अगर हम रोट आयरन से बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट डालेंगे कार्बन कंटेंट की और साथ साथ हम अपने दूसरे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में आपने पढ़ा था कि ये जो नॉन मेटल एटम्स क्या करते हैं? स्पेसेस को फिल करते हैं। ये उस चीज़ को जो है वो उस कंपाउंड को, उस मेटल को अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पार्ट करते हैं। सेम इसी तरह
जब हमने स्टील बनाना है तो हमने कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ऐड करने हैं ताकि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो गुड क्वालिटी की बन सकें। हमने अब क्या करना है, रॉट आयरन में अपना पहले कार्बन कंटेंट पूरा करना है, उसके बाद कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो कौन कौन से हैं, टंगस्टन, क्रोमियम, वनेडियम, मोलिब्डेनियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट डाल देनी है ताकि जो हमारा स्टील है वो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी का बने, अच्छी प्रॉपर्टीज़ का बने, उसकी क्वालिटी जो हो वो अच्छी हो। आजकल हम स्टील ज़्यादातर जो है वो कास्ट आयरन से बनाते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा के कास्ट आयरन से हम कुछ कार्बन कंटेंट को रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, अब हम ये देखेंगे। कास्ट आयरन से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम करते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस से और दूसरा हम करते हैं बेसमेंट्स प्रोसेस से। जो ओपन हर्थ प्रोसेस है इसको आज हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये मॉडर्न मेथड है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग का। इसको हम ओपन हर्थ फर्नेस में कैरिड आउट करते हैं। इस फर्नेस की जो रूफ होती है, बिल्कुल कल जैसे हमने आयरन के बारे में पढ़ा था कि हम लो रूफ फर्नेस यूज़ करते हैं, सेम पर्पज़ है यहाँ भी। लो रूफ फर्नेस है और क्यों है, ताकि जो हॉट गैसेज और फ्लेम्स वगैरह निकल रहे हैं वो रूफ की सरफेस से टकरा कर डिफ्लेक्ट बैक हो के मेल्टिंग के प्रोसेस में मदद करें। हीट कंटेंट जो है वो फर्नेस का इंक्रीज़ हो जाता है। इससे जितना सरफेस जो रूफ की है वो लो होगी उतनी जल्दी हॉट गैसेस और फ्लेम्स जो हैं वो उससे टकरा के डिफ्लेक्ट बैक होंगे और हमारे पास जो है वो हीट कंज्यूम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जा रही है टू मेल्ट दी चार्ज। चार्ज ये उस मिक्सचर को कह रहे हैं जो हमने अंदर रखा हुआ है कास्ट आयरन का, जिससे हमने स्टील को बनाना है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लें जैसे लेंटर डलते वक्त आप बाहर एक मशीनरी होती है जिसके अंदर सीमेंट बजरी और रेत का एक मिक्सचर बनाया जा रहा होता है, उसे गोल गोल घुमाया जा रहा होता है, उसे भी हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, सेम इस तरह कास्ट आयरन और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मिक्सचर है उसको भी हम चार्ज कहेंगे जब वो फर्नेस के अंदर मौजूद है स्टील बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई, कल भी की गई, हर्थ की। हर्थ ना आम जुबान में जो उसका उर्दू मीनिंग है ना वो होता है चूल्हा। यानी कि इसके आप ना अपने जहन में ऐसे इमेज बना लें कि जैसे एक तंदूर है लेकिन वो ओपन है। बिल्कुल तंदूर की एग्जांपल इसके अंदर बेस्ट है कि आपने उसके अंदर जो है वो फ्लेम्स और आग लगाई हुई है, पूरा जो है वो एक हीटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। ओपन हर्थ फर्नेस के लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप इस तरह समझ लें कि जैसे तंदूर के अंदर नीचे में लकड़ियाँ और आग जला के एक हीटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है, फ्लेम्स आ रहे होते हैं, हॉट गैसेज आ रही होती हैं। बिल्कुल उस तरह से ओपन हर्थ फर्नेस होती है जिसके अंदर हम अपने चार्ज को जो है वो प्रोसीड करते हैं। अब ये जो ओपन हर्थ फर्नेस है ये रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी पे काम करती है। ये वही बात है, हमने क्या किया, लो रूफ यूज़ की। लो रूफ का पर्पज़ क्या था कि जो हॉट गैसेज हैं वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाएं डाउनवर्ड। ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आप अक्सर चाय पकाते हैं या हांडी पकाते वक्त आप ढक्कन देते हैं तो क्या होता है कि जो वेपर्स बनते हैं वो उस ढक्कन से टकरा के वापस पानी के अंदर कन्वर्ट होके उसके अंदर मिल जाते हैं। आपने अक्सर कभी नोट किया होगा या कभी इसको करके देखिएगा, अगर आप चाय को ढक्कन के बगैर रखेंगे ना तो वो जितनी अमाउंट में आपने रखी होती है ना उससे कम रह जाती है। वो क्यों होता है कि वेपर्स जो हैं वो स्केप आउट कर जाते हैं हमारे आउटर इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर आपने ढक्कन दिया हुआ है तो कभी भी उसकी अमाउंट कम नहीं होती। वो क्यों नहीं होती कि जो वेपर्स बन रहे होते हैं, जो हॉट फ्लेम्स और हॉट गैसेज होती हैं वो ढक्कन से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और दोबारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी क्वांटिटी को जो है वो मेंटेन रखती हैं। दूसरा, सेकेंडली, आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर ढक्कन दिया हुआ हो तो जल्दी बॉयल हो जाती है चीज़, और अगर आपने ढक्कन नहीं दिया हुआ तो देर से बॉयल होती है। ठीक है, इसका भी यही बात है कि जो हमारी हीट होती है वो स्केप नहीं करती। जब हीट स्केप नहीं कर रही तो हमारा जो भी लिक्विड है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर हमें ढक्कन नहीं दिया हुआ तो हीट स्केप कर रही होती है तो जो है वो बॉयल लेट से हो रही होती है। सेम इसी तरह से ओपन हर्थ फर्नेस में लो रूफ रखी जाती है। लो रूफ इसलिए ताकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े और जल्दी से जो है वो हॉट गैसेज और फ्लेम्स वगैरह जो है वो टकरा के वापस आ जाएं। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि आपने देगची के ऊपर ढक्कन दिया हुआ है तो हीट जो है वो स्केप नहीं कर रही, हीट जो है वो रीजनरेट हो रही है। जो वेपर्स वगैरह बन रहे हैं, जो हॉट फ्लेम्स और गैसेज बन रही हैं वो दोबारा जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, मेल्टिंग के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। हीट स्केप नहीं होती, हीट को हम रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको आम जो हमारे हाउस होल्ड में बनती है उससे दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब फर्नेस में दो तरह की लाइनिंग होती है, एक होती है एसिडिक लाइनिंग और दूसरी होती है बेसिक लाइनिंग। डिपेंड करता है हमारी इम्प्योरिटीज़ पे। ठीक है, अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ मैंगनीज और सिलिकॉन की हैं तो फिर हम उसको एसिडिक लाइनिंग देंगे और वो किसकी देंगे, SiO2 सिलिका की देंगे। अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ फॉस्फोरस और सल्फर की हैं तो फिर हम डोलोमाइट की लाइनिंग देते हैं जो कि बेसिक लाइनिंग होती है। डोलोमाइट क्या होता है, आपको पता है कि ये एक मिनरल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
ये जी आपके सामने इसकी डायग्राम है जिसमें मोल्टन स्टील दरमियान में मौजूद है। हॉट गैसेस जो हैं वो एंटर भी हो रही हैं, स्केप भी कर रही हैं, स्लैग फॉर्मेशन भी हो रही है, एयर आ रही है। एयर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ओपन रखा है, इसको ओपन हार्थ प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमने लो रूफ भी रखी है ताकि जो हमारी हीट है वो स्केप ना हो, उसको हम रीजनरेट कर सकें। वो ऊपर देखें, ब्लास्ट ऑफ एयर एंड हॉट गैसेज, जो हमारे पास एक एम्प्टी सा एरिया है उसमें सारी हॉट गैसेज जमा हो रही हैं और जाके वो रूफ से टकरा के डिफ्लेक्ट बैक होकर इस मोल्टन स्टील को मज़ीद मेल्ट करती हैं। प्रोसेस की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या हम करेंगे, कास्ट आयरन का, क्योंकि हमने बात की है कि हम कास्ट आयरन से बना रहे हैं, उसके अंदर स्क्रैप स्टील, जो पहले से बने हुए स्टील के कुछ बाकियात होती हैं उसको और क्विक लाइम का मिक्सचर बना के फर्नेस के अंदर रख देते हैं 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और होता क्या है कि सिलिकॉन, मैंगनीज और सल्फ़र, कार्बन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, इनके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। रिएक्शन आपके सामने है, कार्बन का बना कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन से बना सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैंगनीज से बना मैंगनीज मोनोऑक्साइड। जो CO होती है वो फ्लू गैसेस के तौर पर स्केप कर जाती है, इनके वेस्ट गैस होती है। ये सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है ये बनने वाले कैल्शियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर हमें सिलिकेट्स देती है जो कि स्लैग की फॉर्म में होते हैं। और ये स्लैग जो है वो मोल्टन जो हमारा स्टील बन रहा होता है उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। झाग की तरह का एक मटेरियल होता है और बिल्कुल इस तरह से हमारे मोल्टन स्टील के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ये देखें जी, बनने वाले सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिका ने क्या किया, FeO मैंगनीज ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, मैंगनीज और आयरन के ऑक्साइड के साथ मिल के हमारे पास सिलिकेट्स बना दिए हैं। कैल्शियम सिलिकेट, मैंगनीज सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, और ये किस फॉर्म में बने हैं, स्लैग की फॉर्म में। और जो फॉस्फोरस और सल्फ़र है ये Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके P2O5 एंड SO2 बनाएंगे। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, SO2 बन रहा है और P2O5 बन रहा है जब सल्फ़र और फॉस्फोरस ने Fe2O3 के साथ रिएक्ट किया। अब ये जो सल्फ़र और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं P2O5 और SO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। एक हमारे पास बना कैल्शियम फॉस्फेट, एक बना कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल था, हमने फर्नेस के अंदर मिक्सर लिया कास्ट आयरन का, स्टील स्क्रैप्स का, क्विक लाइम का, और उसको हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, चार्ज कर दिया। फिर उसके अंदर हमने रिएक्शंस देखे कि जो इम्प्योरिटीज़ थी उनके ऑक्साइड्स बन गए। बनने वाली इम्प्योरिटीज़ के ऑक्साइड्स ने फर्दर कैल्शियम और आयरन के ऑक्साइड्स के साथ मिल के हमारे पास जो वो सिलिकेट्स और स्लैग बना दिए, ठीक है। प्रोसेस चल रहा है, हम क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे अपने सैंपल को बाहर लाते जाएंगे और उसमें हम कार्बन की परसेंटेज को चेक करते जाएंगे, कार्बन की परसेंटेज कितनी है। जब कार्बन की परसेंटेज 0.1% तक आ जाएगी तो उसके अंदर हम कैलकुलेटेड अमाउंट डालते हैं फेरोमैंगनीज़ की। फेरोमैंगनीज़ क्या होता है, फेरोमैंगनीज़ आयरन, मैंगनीज़ और कार्बन का एक अलॉय है, इसको हम ऐड करते हैं। किस पर्पज़ के लिए ऐड करते हैं, जो इसका मैंगनीज़ होता है वो स्टील को, बनने वाले स्टील को डीसल्फराइज़ करता है, यानी कि उसमें जो सल्फ़र की इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करता है, डीसल्फराइज़ करता है। और जो कार्बन होता है वो स्टील के कार्बन कंटेंट को प्रॉपर अमाउंट तक लाता है। मिक्सर को मिक्सिंग का टाइम प्रोवाइड करने के बाद हम दोबारा से थोड़ी सी फेरोमैंगनीज़ की अमाउंट ऐड करते हैं और फिर उस चार्ज को हम अलाउ करते हैं कि वो मॉड्यूल्स में जो है वो आ सके। मॉड्यूल्स में आके ये सोल्डिफाइड होता है इनगोट्स के अंदर। इनगोट्स से मुराद इस तरह से है कि आप समझ रहे हैं जैसे ना एक बार होती है, ईंट टाइप सा। आपने कभी सोने की ईंट के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो भी इस तरह की शेप होती है इनगोट्स। इसी तरह से स्टील की जो वो एक ईंट की टाइप की शेप होती है ना, उसे कहते हैं इनगोट। उसमें वो सोल्डिफाई हो जाएगा और जो स्लैग बनता था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बनने वाले स्लैग के अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट था उसको हम ग्राउंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं पाउडर के अंदर, और फिर उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो सेल करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, इस प्रोसेस से एक तो हमने स्टील बनाया, दूसरा हमने कैल्शियम फॉस्फेट बनाया, यानी कि पार्ट टाइम एक अर्निंग ये भी हो रही थी। और आज के लेक्चर के बारे में इतना ही था। कल हम इंशाल्लाह बेसमेंट्स प्रोसेस पढ़ेंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो सिंपल करके जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ प्रोसेस को। उसके बावजूद अगर आपको किसी बात की कुछ समझ ना आए, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो कुछ टर्म्स हैं जिनके मैंने आपको उर्दू मीनिंग्स बताए हैं, अगर आपको उनको उर्दू मीनिंग्स से भी क्लियर ना हो तो उनकी
कोशिश करें कि गूगल पे जो है वो आप उसकी इमेज निकाल लें। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें कि इस जो है वो मीनिंग की हमें नहीं समझ आ रही, मैं आपको उसकी पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सअप कर दूँगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।